गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी की क्लास है और हम लोग इससे पहले डिस्कस किए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और वो किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है इसके बारे में। और आज जिस टॉपिक को हम लेके आपके सामने आए हैं उन्हीं पार्ट्स का आज हम डिटेल जानेंगे जिन पार्ट से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और फिर हमने इसके बारे में जान लिया था, इसकी खोज केआर पोर्टर ने की थी, लीवर में की थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता था और जटिल जाल होता है ये कोशिका द्रव्य के भीतर। और ये 3 पार्ट से निर्मित होता है। कौन कौन से? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल। तो ये सिस्टर्नी फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड ट्यूब्यूल होता है और थर्ड वेसिकल्स होता है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है सिस्टर्नी। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सिस्टर्नी होता कैसा है? ये लंबी चपटी, ये लंबी चपटी थैलेनुमा, ये लंबी चपटी थैलेनुमा तथा अशाखित पटलिकाएं होती हैं। इसके साथ ही साथ ये समांतर क्रम में लगी होती हैं। जिनका व्यास 40 से 50 मिली माइक्रोन होता है। 40 से 50 मिली माइक्रोन होता है और इन्हीं के द्वारा RER का निर्माण होता है। इन्हीं के द्वारा RER का निर्माण होता है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है, 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। पहला राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड, ये दोनों पाए जाते हैं इसमें। और ये सिस्टर्नी जो होती है, ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। सेकेंड बात करेंगे हम ट्यूब्यूल्स की, जिसे हम कह सकते हैं नलिकाएं। होती क्या है? ये अनियमित शाखित एवं
नलिकाकार होती हैं। अनियमित शाखित एवं नलिकाकार होती हैं और केंद्रक के समीप से निकलती हैं। और इनका व्यास 50 से 100 व्यास 50 से 100 मिली माइक्रोन होता है। तथा राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण ये चिकनी होती हैं। राइबोसोम जब अनुपस्थित हो जाएगा इसके कारण ये चिकनी हो जाएंगी। और तीसरे की बात हम करेंगे तो इसे वेसिकल्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में पुटिकाएं कह सकते हैं। पुटिकाएं कहते हैं। ये प्रायः गोलाकार या अंडाकार थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। जो रिक्तिकाओं के समान प्रतीत होती हैं। इनका व्यास 25 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। ये चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में बहुतायत में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है SER और दूसरा होता है RER। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि चिकना, हिंदी भी लिख दें, चिकना अंतः प्रद्रव्य जालिका, और इसको बोलते हैं खुरदुरा अंत प्रद्रव्य जालिका।
तो स्टूडेंट्स ये है जो पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, 3 पार्ट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स के बारे में। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होते क्या है बेसिकली, देखिए सिस्टर्नी के बारे में अगर देखा जाए तो ये लंबी, आप यहां देख सकते हो ये लंबी है, चपटी भी है, थैलेनुमा, थैलेनुमा का मतलब एक थैले की तरह, तथा अशाखित, अशाखित का मतलब कोई भी ब्रांच यहां से निकली आपको नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी शाखा नहीं दिखाई दे रही है, पटलिकाएं होती हैं, मतलब पट होते हैं। ये समांतर क्रम में लगी होती हैं। समांतर क्रम तो आपको पता होगा, समांतर रेखा आपने पढ़ा होगा, ऐसे जो समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो ये समांतर क्रम में लगी होती हैं। इनका व्यास 40 से 50 मिली माइक्रोन होता है, सॉरी माइक्रोमीटर होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इन्हीं के द्वारा RER का निर्माण होता है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने इसको क्लियर कर दिया है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर, ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, सपोज दैट एक ट्यूब्यूल्स है या सिस्टर्नी, कुछ भी मान लो, अगर इसके ऊपर अगल बगल आपके राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, मीन्स राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं, ये राइबोसोम है, अगर राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उसकी वजह से इसकी सतह खुरदुरी हो जाएगी, ठीक है। तब हम इसको RER बोलेंगे, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके चारों तरफ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा, मीन्स राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल चिकना होगा, और इसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा हुआ होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, वो चिकना होगा। समझ में आया? अच्छा, इसके साथ साथ देखते हैं कि सिस्टर्नी में आपका ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड के रूप में पाया जाता है। और यहाँ देखिए कारण भी बता दिया गया है कि राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। ये कौन? सिस्टर्नी। आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से राइबोसोम के पार्टिकल्स इसकी सतह पर, मतलब बाहरी सतह पर देखने को मिलता है। तो बाहरी सतह पर अभी जैसे यही सरफेस है, इसके बाहर कुछ अगर चिपका दिया जाए तो टच करने पे खुरदुरा दिखाई देगा, तो बस वही चीज है, तब ये रफ हो जाएगा। अभी ये क्या है, अभी ये स्मूथ है, मतलब इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं है, तो इसको ये देखो, आप इसको टच करोगे तो बहुत ही स्मूथ लगेगा, बहुत ही चिकना दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट है ट्यूब्यूल्स, मतलब नलिकाएं। नलिकाएं आप यहां पे देख सकते हो। नलिकाएं होती कैसे एक्चुअल में, ये अनियमित शाखित एवं नलिकाकार होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि नली के आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, एक नलिकाकार होती है, केंद्रक के समीप से निकलती है, मतलब जो केंद्रक होता है वहां से ये निकलती हैं, आप यहाँ देख सकते हो केंद्रक के समीप से। और फिर इनका व्यास 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और राइबोसोम की अनुपस्थिति, मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि इसके सरफेस पे किसी भी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा भैया, तो वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, मतलब उसका सरफेस बिल्कुल भी चिकना रहेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स प्राय गोलाकार, आप यहां देख रहे हो गोलाकार या अंडाकार, अंडे के आकार का। अंडा तो खाए होंगे ना? चलिए, नहीं खाए होंगे तो देखे जरूर होंगे। तो अंडे के आकार का आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर। तो ये प्राय गोलाकार या अंडाकार थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो रिक्तिकाओं के समान प्रतीत होती है। मतलब आप देखोगे तो वैक्यूल्स, जिसे हम रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, रिक्तिका, लगभग सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रिक्तिका का भी होता है, ये भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो रिक्तिकाओं के समान प्रतीत होता है। इनका व्यास 25 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका में बहुतायत में पाए जाते हैं। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर रहेगा तो उसमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। समझ में आया?
चलिए, नहीं समझ में आए फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले क्लास में आपको बताया गया कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स बोलते हैं। मीन्स सिस्टर्नी नलिकाएं और वाहिकाएं बोलते हैं। तो सिस्टर्नी क्या होता है? देखो, सिस्टर्नी चपटा होता है, थैलीनुमा होता है, अशाखित पटेलिका होती है, ये समांतर क्रम में लगी हुई होती हैं और इनका व्यास 40 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इन्हीं के द्वारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, मीन्स RER का निर्माण होता है। और इसमें दो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही ये रफ होता है। इतना तो कंफर्म हो गया। अच्छा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने आपको बताया कि अगर राइबोसोम के पार्टिकल एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे, सतह पे लगे हुए मिलेंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। और अगर इस पे आपके राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। इसके बाद बात करेंगे ट्यूबुल्स की, मतलब नलिकाओं की। तो ये अनियमित शाखित एवं नलिकाकार होती हैं, केंद्रक के समीप से निकलती हैं, व्यास 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है और राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण चिकनी प्रतीत होती हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, नलिकाकार होती हैं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, मतलब शाखाएं शाखित होते हैं और इसके सरफेस पे राइबोसोम ना मिलने के कारण ये स्मूथ होती हैं, बिल्कुल चिकनी होती हैं। वेसिकल्स की बात करें तो ये प्राय गोलाकार या अंडाकार, यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे गोलाकार होंगी चाहे अंडाकार होंगी, थैले के समान संरचनाएं होंगी। ये रिक्तिकाओं के समान प्रतीत होती है, मतलब रिक्तिका की तरह दिखती हैं। इनका व्यास 25 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है तो उसमें ये जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स चिकना अंतःप्रद्रव्यीय जालिका और खुरदुरा अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो चिकना और खुरदुरा अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बारे में हमने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास हमारी ये जो थी कि पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, ये क्लास तो आपकी ओवर हुई। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप फंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।